निखिल ने सपने में देखा कि वो दुमस बीच पर था जब उसके चारों ओर एक पैर ने रेत में गोला बनाया और फिर पानी में चला गया। उसका पीछा करके निखिल पानी तक पहुंचा और जब वापस आने को पलटा तो एक औरत ने उसे धक्का मारकर पानी में फेंका। फिर जब निखिल सचमुच रात के तकरीबन 1:30 बजे बीच पर गया तो एक लड़की उसे देखकर छुप गई और उसका पड़ा हुआ फोन निखिल ने रिसीव किया तो किसी ने दूसरी तरफ से कहा, तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना निखिल बाबू, वो मर चुकी है। निखिल तो यह सुनकर कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये सब हो क्या रहा था। वो पलटकर फोन पर कुछ कहता इससे पहले ही निखिल के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। निखिल फोन कानों से हटाकर पलटा ही था जब उसे डर के मारे लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर धीमे धीमे बर्फ की एक परत जमती जा रही थी, क्योंकि पलटते ही अपनी आंखों के सामने निखिल को वही औरत दोबारा दिखाई दी और दोबारा एक बार फिर से उस औरत ने निखिल को एक ऐसा जोर का धक्का दिया कि निखिल उन्हीं चट्टानों पर नीचे सर के बल जोर से गिरा और बेहद बुरी तरह से सर में चोट आई उसके, जिससे निखिल तुरंत वहीं के वहीं बेहोश हो गया। सवेरे जब निखिल की आंख खुली तो वो बीच पर नहीं अपने कमरे में था। निखिल ने उठते ही इधर उधर देखा तो अपना कमरा देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन फिर सोचा जरूर कोई भला आदमी उसे यहां तक छोड़ गया होगा। लेकिन जब सर पे लगी चोट का हाल देखने को सर पर हाथ रखा तो निखिल ने देखा सर पे तो क्या पूरे बदन पर कहीं कोई खरोंच नहीं थी। निखिल ने तुरंत रिसेप्शन पर फोन लगाया और फोन उठते ही पूछा, मैं 307 से बोल रहा हूं, मुझे रूम तक कौन छोड़ के गया? कोई मैसेज या कोई कार्ड छोड़ा है क्या उसने अपना? जो जवाब अपने इस सवाल के बदले निखिल को मिला उसने निखिल की नींद बेहोशी सब उड़ा के रख दिए। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने कहा, सर आप तो रूम में ही थे, आप तो बाहर ही नहीं आए। निखिल को लगा कि शायद वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे और कोई और समझ रहे हैं उसे। थोड़ा चिढ़ा जरूर, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले सीधे नीचे पहुंचा रिसेप्शन पर और दोबारा पूछा कि उसे कौन छोड़कर गया था होटल तक रात में। तो उस आदमी ने दोबारा कहा, सर आप तो जब से आए हैं तब से रूम में ही हैं, आपने ही तो डिस्टर्ब ना करने को कहा था, इसलिए हम में से कोई सफाई वगैरह या हाउसकीपिंग के लिए भी आपके कमरे में नहीं गया। निखिल को अब इतना ज्यादा झूठ सुनकर गुस्सा बहुत तेज आया और उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, यहां दरवाजे के कैमरा की फुटेज दिखाओ मुझे, निकला तो यहीं सोऊंगा ना मैं। निखिल की जिद पर उसे फुटेजेस दिखाई गई तो निखिल और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि फुटेज में निखिल होटल के अंदर आता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर एक बार भी नहीं निकला था। निखिल वापस अपने कमरे में गया, हाथ मुंह धोया और सोचा कि भाड़ में जाए सब कुछ, मैं तो जाऊंगा ही बीच पर, देखूं क्या होता है। और निखिल निकल पड़ा बीच पर। उधर जाते ही निखिल को सचमुच चट्टानों की उस दीवार पर वही लड़की उछलती कूदती दिखाई दी और निखिल ने अपने सपने की ही तरह किनारे पर जाकर कहा, मेरा नाम निखिल है, मेरा नाम निखिल है। और उसके कहते ही वो लड़की सचमुच नीचे कूदकर चट्टानों में कहीं छुप गई। और उसे ढूंढते हुए जब निखिल को उसका बजता हुआ फोन सुनाई दिया तो अचानक जैसे आसपास कई सारे लोग
भयंकर एक भीड़ सी होने लग गई। निखिल को धीरे धीरे घुटन होने लगी और जहां सिर्फ एक फोन बजने की आवाज होनी चाहिए थी, वहीं आसपास चारों ओर से सिर्फ वही रिंगटोन ऐसे बज रही थी जैसे हजारों लोगों के हाथ में बस वही एक फोन बज रहा था। निखिल ने अपने कानों पर हाथ रखा और पूरी तरह से आवाजों को बंद करने की कोशिश करने लगा और उसकी कोशिश जैसे रंग ले आई, क्योंकि तकरीबन 10 सेकंड के बाद ही सारी आवाजें बंद हो गई और सिर्फ लहरों की ही आवाजें सुनाई देने लगी। निखिल ने देखा कि वो दुमस बीच पे ही अभी भी बैठा था और आसपास कोई नहीं था। बस चारों ओर हवा में एक अजीब सी महक थी। शायद उस महक की वजह से ही निखिल के उठकर खड़े होते ही इतनी देर से उस कड़ी धूप में रहने की वजह से एकदम अचानक से उसे चक्कर आया और निखिल बेहोश होकर गिर पड़ा। निखिल बेहोशी में भी महसूस कर पा रहा था कि कितनी कड़ी धूप में वो कितनी देर से पड़ा था। जब किसी भले इंसान ने उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और उसे बेहोशी से जगाया। निखिल उठा और वापस अपने होटल के कमरे की ओर सर पर हाथ रखे हुए धूप से बचते बचाते हुए चल निकला। जाते जाते वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सामने एक दीवार पर पोस्टर लगा था जिस पर एक लड़की की तस्वीर थी। नाम लिखा था प्रीति और एक फोन नंबर दिया हुआ था। निखिल कुछ देर तक उस तस्वीर को देखता ही रह गया। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था। शायद कुछ पुरानी बातें उसे याद आ रही थी। कितनी ही बातें थी जो दिल में थी, लेकिन उन सबको याद करके कोई फायदा नहीं था। निखिल ने जेब से फोन निकाला और पोस्टर पर दिए हुए उस नंबर पर फोन मिलाया। उधर से फोन उठा तो निखिल ने कहा, ये प्रीति के पोस्टर्स हटवा लीजिए क्योंकि वो मर चुकी है। ये बात सुनते ही पता चला कि दिया हुआ नंबर जिस पर उसने फोन मिलाया था वो पुलिस का था, क्योंकि उधर से एक कड़क आवाज ने कहा, अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना डालूंगा, और अगर सच बोल रहे हो तो पुलिस स्टेशन आओ और साबित करो। निखिल तो सही ही बोल रहा था। वो सीधे चल पड़ा पुलिस स्टेशन की ओर और वहां पहुंचते पहुंचते कैसा अजीब सा हाल हो रहा था निखिल का। बुरी तरह किसी जानवर के जैसे हाँफ रहा था, पसीने से तर-बतर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन में कोई हलचल सी हो रही थी, कुछ परेशानी थी। निखिल ने जाकर इंस्पेक्टर को अपनी बात बताई तो उन्होंने साफ साफ पूछा, तुमको कैसे पता लड़की मर चुकी है? हम उसे 2 महीने से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कोई ऐसा सुराग मिला नहीं। निखिल ने अपने उसी घबराए बदहवास से हाल में उन्हें जवाब दिया, मैंने उसकी आत्मा को देखा है जो बीच पर चट्टानों के पास एक पल को थी और दूसरे पल गायब हो गई। उसका फोन भी था वहीं पर। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूं, उसका मोबाइल दिखा सकता हूं।
इंस्पेक्टर ने इस बात पर हंसते हुए कहा, अच्छा, अब भूत प्रेतों के भी मोबाइल फोन होने लगे और उन्हें फेंक कर वो इधर उधर जाने भी लगे। अच्छा, बता ये क्या है? हाँ? इतना पूछकर एक छोटी सी शीशी निकालकर इंस्पेक्टर ने सामने टेबल पर रखी, जिसे देखते ही हाफता हुआ निखिल तुरंत उस शीशी पे टूट पड़ा और शीशी खोलकर आनंद फानंद में उसमें भरी सारी टैबलेट्स निकल गया। और जैसे ही उन्हें निगलकर उसकी जान में जान आई तो सुकून से एक लंबी सांस लेकर निखिल ने आंखें खोली, इधर उधर देखा और फिर पूछा, अरे मैं यहां कब आया? ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा हूं मैं? ये तो पुलिस स्टेशन है ना? ये सुनकर इंस्पेक्टर को उल्टे निखिल पर ही शक हुआ और उन्होंने पूछा, ये टैबलेट्स कब से ले रहे हो? प्रीति को कब से जानते हो? निखिल जैसे नींद से जागा और उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब माफ कीजिएगा, मुझे ये दवाएं डिप्रेशन से दूर रखती हैं। प्रीति नहीं दी थी मुझे और काफी फायदा भी हो रहा है इनसे, लेकिन फिर मेरी प्रीति मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। बहुत प्यार करते थे हम एक दूसरे से। हमारी 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 तो शादी भी होने वाली थी। रोते रोते इतना कह के किसी तरह निखिल ने खुद को संभाला और फिर बोलना शुरू किया, मैं तो उसी को ढूंढने यहां आया था क्योंकि किसी काम से वो यहां दुमस बीच आई थी और फिर कभी वो वापस नहीं लौटी। मैं उसे ढूंढता हुआ जब बीच पर पहुंचा तो उसका फोन भी मिला था मुझे, लेकिन फिर कहीं गुम हो गया वो फोन चट्टानों में। आप चाहें तो वो जगह आपको दिखा सकता हूं मैं। इंस्पेक्टर को केस सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि निखिल ने ही प्रीति को गायब किया है। वो तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गए कि सबूत तो ये खुद ही लाकर दे रहा है। निखिल उन्हें वहां तक लेकर पहुंचा और कुछ तो निखिल की किस्मत खराब थी या इंस्पेक्टर की अच्छी, जो फोन वहीं सामने ही पड़ा मिला और जब उसे उठाकर चेक किया तो निखिल के ही कई सारे कॉल्स दिखाई दिए। इंस्पेक्टर ने अब तक कोई सवाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा और निखिल को वहीं पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, तो तूने नहीं मारा उसे, लेकिन तुझे पता है कि वो मर चुकी है और उसका फोन यही मिलेगा। जब तुझे पता था कि फोन यही है तो उसे लेके मेरे पास क्यों नहीं आया? हा? बोल, तू भी 10 बेचता है ना? हा? तू ग्राहक है कि पूरा रैकेट तू चला रहा है? बोलता क्यों नहीं? बोल। हा? निखिल का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या सुन रहा था वो। इंस्पेक्टर को जब मन मुताबिक जवाब नहीं मिले तो वो बुरी तरह से निखिल को पीट ही रहा था। तो अचानक निखिल अधमरी सी हालत में इंस्पेक्टर के हाथ से छूट के खिसकता हुआ इंस्पेक्टर की आंखों के सामने से पानी की ओर खींचता चला गया। निखिल चीख भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेहोशी सी छाई हुई थी। बस वो हाथ पैर मारे जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर और उसके साथ के कांस्टेबल्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने निखिल को पैरों से पकड़कर कोई घसीट तो रहा था समंदर की ओर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। निखिल आखिरकार पानी तक पहुंचा और थोड़ी देर तक पानी के अंदर ही रहा, जब इंस्पेक्टर के इशारे पर एक कांस्टेबल दौड़ कर गया और निखिल को पानी से निकाल कर लाया। निखिल को बेहोशी से जगाया तो निखिल ने हाँफते हुए बताया,
सर, दमन बॉर्डर के पास एक आदमी है, रंजीत, उसी का रैकेट है ये पूरा। कई बड़े बड़े लोग हैं और कई बड़े बड़े मर्डर केसेस सुलझ जाएंगे अगर उसे पकड़ा तो। निखिल की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, पर ये तुझे कैसे पता? हाँ? बेहोश होने से पहले पहले निखिल ने बताया, मैं हमेशा ही नशे में था, इसलिए समझ नहीं पाया, लेकिन प्रीति ने बताने की बहुत कोशिश की, पर आज जाकर मुझे समझ आया। निखिल की बात सुनकर ही पुलिस ने दमन से रंजीत को पकड़ा और सचमुच कई सारी गुत्थियां सुलझ गई। प्रीति एक अच्छे घर की लड़की थी, लेकिन मां बाप के ध्यान न देने की वजह से भटक गई थी। निखिल से प्यार हुआ तो उसे खो न दे, इस डर से उसे कुछ बताया नहीं, लेकिन जब शादी के सपने देखकर इस दुनिया को छोड़ने की कोशिश की तो वो मार दी गई। आज भी कई लोगों का कहना है कि एक पागल लड़का डोमस बीच पर घूमता रहता है, रात को या कभी भी दिन में, बस हवा में अपने आप से बातें करता फिरता है। प्रीति, मैं पागल हूं क्या? तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है कि तुम मेरे आस पास कहीं हो, मैं बस यहीं रहूंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे एकदम नजदीक। ये पागल इंसान यानी कि निखिल रात को डुमस के बीच पर कहीं भी रेत पर सो जाता है, पर सवेरे वहीं उसके चारों ओर एक गोला बना हुआ रहता है। शायद इतनी चाहत और इतने प्यार से वो गोला बनाया जाता है, इसलिए आज तक डुमस बीच पर रहने वाली सैकड़ों दूसरी आत्माएं जो है वो निखिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि निखिल के अलावा रात को वहां जाने वाला शायद ही कोई और है, शायद ही कोई और है।